नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री रतन टाटा जी के बारे में। श्री रतन टाटा जी जिनका देहांत अभी कल ही उनका देहांत हुआ है। इनके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। ये कौन थे, इनके पूरे टाटा समूह इन्होंने कैसे खड़ा किया और इनकी ये शख्स नहीं शख्सियत है। कुछ लोग शख्स होते हैं, कुछ शख्सियत होते हैं। और इनके बारे में शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले इन्हीं की एक लाइन से शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर बात बोली थी इन्होंने और वो भी ऐसी उम्र में बोली थी जो आज जो यंग एज के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये और आज जो नई यूथ है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया बात है। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि रिस्क नहीं उठाना ही सबसे बड़ा रिस्क है। यानी सबसे बड़ा जोखिम जोखिम ना उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है जो काम कर सकती है आपके लिए और वो है जो कि आप अगर रिस्क उठा रहे हैं और अगर आप रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो पक्का है, अगर आप जोखिम नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब पक्की बात है यू आर बाउंड टू फेल। तो ये वर्ड्स इनके अब आप सोचिए, एक जब ये वर्ड्स उन्होंने बोले थे तो वो अपनी 70s में थे। अपने एक 70s में व्यक्ति, जब व्यक्ति अपने कंफर्टेबल लाइफ को ढूंढता है तब एक ऐसी बात करने वाले व्यक्ति क्या ही होंगे। तो ऐसे थे सर रतन टाटा जी। इनके बारे में और चीजें देखते हैं। अभी कल ही इनका देहांत हो गया, 86 साल की उम्र पर इनका देहांत हो गया। और 2 दिन पहले ही मीडिया में खबर आई थी कि हाँ सब कुछ ठीक है। मंडे को ही खबर आई थी कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी इनका देहांत हो गया हाल ही में। और इनका अभी जो शरीर है, पार्थिव शरीर, इसको तिरंगे में रैप करके इसको रखा गया है एनसीपीआर में, एनसीपीए में। एनसीपीए है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये मुंबई में है, नरीमन पॉइंट के पास में। तो 4 बजे तक, ताकि जनता दर्शन के लिए कोई भी इनको जो इनके आखिरी दर्शन करने आए उसके लिए 4 बजे तक इनके शरीर को वहां रखा गया है। उसके बाद लास्ट राइट्स के लिए आगे लेकर के जाया जाएगा। ये पारसी समुदाय के हैं तो जो लास्ट राइट्स होंगे वो भी पारसी समुदाय के हिसाब से ही लास्ट राइट्स होंगे। देखिए, अगर इनका एक ब्रीफ परिचय, इनकी पूरी एक बार लाइफ हिस्ट्री देखते हैं कि जो शख्स अब हमारे बीच नहीं रहा, एक बार इस शख्स की पूरी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं कि ये आखिरकार थे कौन। और ऐसे आज आप पूरी सोशल मीडिया पे कहीं भी जाएं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाएं, चाहे आप लिंक्डइन पे जाएं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, चाहे आप यूट्यूब पे जाएं, हर जगह आपको इन्हीं के बारे में आपको भरा हुआ दिखेगा। क्यों? एक ऐसा व्यक्ति, सोचिए, एक 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से एक ऐसा व्यक्ति कि इस एक व्यक्ति के जाने से 150 करोड़ लोग इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन है ये? इनके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। देखिए, तो रतन टाटा साहब जो है ये 1937 में, 28 दिसंबर 1937 में पैदा हुए थे। इनके पिताजी थे नवल टाटा, इनकी मदर का नाम था सोनू टाटा। नवल टाटा जो थे, इनको टाटा फैमिली में अडॉप्ट किया गया था। और फिर इनके जो फादर मदर है उनके बीच में बनी नहीं, तो ये वो लोग छोड़ के चले गए। तो इनका जो पूरा पालन पोषण है ये इनकी दादी साहिबा ने करा था। और तो ये कितने महान व्यक्ति बने, इससे समझ में आता है कि जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वो कितनी बढ़िया महिला रही होंगी। फिर इसके बाद में इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पढ़े हुए थे। उसके बाद इन्होंने बिजनेस की पढ़ाई हार्वर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने बिजनेस की पढ़ाई करी। ये करने के बाद अगर हम सम्मान की बात भी करें तो इनको, इसके बाद इनकी जर्नी शुरू हुई। अभी हम जर्नी भी देखेंगे। और अगर हम देखें इनको सम्मान, तो इनको पद्म भूषण मिल चुका था, इसी के साथ साथ इनको पद्म विभूषण मिल चुका था। तो पद्म भूषण इनको मिला है सन 2000 में, पद्म विभूषण इनको मिला है सन 2008 में, इनको पद्म विभूषण मिला है। इनके पूरी जिंदगी की बात करें तो पैदा होने के बाद से, जब से इन्होंने कंपनी अपनी ज्वाइन करी है, तो 1937 में इनकी ये जन्म हुआ इनका। 1955 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़े। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा नाम है इस यूनिवर्सिटी का। इसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए तो आप जानते हैं पूरी दुनिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। यहां से इन्होंने पढ़ाई करी, इन्होंने बिजनेस की। फिर इसके बाद में इन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया और वहां से फिर ये करते गए और सन 2000 आगे चल के 1991 में जाकर के ये पूरे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। इस दौरान 1930 से, यहां से देखिएगा, जिन्होंने ज्वाइन करा है असिस्टेंट के तौर पर टाटा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया 1962, 29 साल बाद पूरे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। इस दौरान क्या हुआ, हर कुछ समय पर, हर कुछ साल बाद ये एक कंपनी के चेयरमैन बनते थे, फिर दूसरी कंपनी के चेयरमैन बनते थे। इवेंचुअली वो कंपनियां इतना ज्यादा अच्छा करने लगती थी कि देखते ही देखते इनको पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। आज के टाइम पे अगर आपको बता दें तो टाटा ग्रुप के अंदर आज के टाइम पर 150 कंपनीज आती हैं। आज टाटा ग्रुप 150 कंपनीज का एक ग्रुप है और ये रतन टाटा जी ने ही करवाया था कि ये इतना बड़ा ग्रुप बना, उन्हीं के विजन के ऊपर चलते चलते।
तो 1991 में जब ये इन्होंने पूरा टाटा सन्स का पूरा इन्होंने चेयरमैन बने, टाटा सन्स के अंतर्गत सारी टाटा की कंपनीज आती थी और सन 2000 में उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर, फोर्ड इस जैसी कंपनीज के पास में जैगुआर लैंड रोवर, जनरल केमिकल, देवू मोटर्स इनका अधिग्रहण किया है। फिर इसके बाद में 2008 में इन्होंने भारत की सबसे छोटी कार नैनो, सबसे छोटी का मतलब सबसे सस्ती कार लॉन्च करी नैनो। तो ये सारी चीजें इतना एक छोटी सी एक लाइन की मोहताज नहीं है, इन सब के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। सबसे पहले ना आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। देखिए कुछ इनके बचपन की इनकी कुछ बातें हैं, बचपन क्या इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। एक किस्सा, ये एक किस्सा है। हुआ क्या था, सन 2000 की बात थी। टाटा ने टाटा इंडिका निकाली, वो गाड़ी जो आप सबने सुनी होगी और घर घर में फेमस थी वो टाटा इंडिका गाड़ी। हर घर ने टाटा इंडिका गाड़ी जरूर देखी होगी, भले अपने पास नहीं हो, किसी पड़ोसी के पास हो या किसी रिश्तेदारी में पास हो, हर घर में एक इंडिका हमेशा से ही थी। ये गाड़ी लॉन्च होते ही ये गाड़ी बहुत फ्लॉप हो गई। जब ये गाड़ी फ्लॉप हुई और टाटा का बिजनेस नीचे डूबने लगा, तो टाटा को लगा कि क्या करें। टाटा ने इसको पूरा काफी कोशिश करी कि इस गाड़ी को कुछ करा जाए, इसको हम और बेहतर कर पाए। लेकिन सन 2001 आते आते टाटा ग्रुप समझ चुका था कि नहीं, ये गाड़ी नहीं चल पाएगी और इसको बेचने की बात आ गई। तो रतन टाटा साहब जो थे वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, तो वो पहुंचे फोर्ड के पास में, फोर्ड से बात करने के लिए कि भाई ये गाड़ी, ये पूरा हमारा टाटा का जो ऑटोमोबाइल डिवीजन है ये आप खरीद लीजिए। तो फोर्ड के चेयरमैन जो थे उन्होंने हंस के बोला कि आपको करने की जरूरत क्या थी, जिस चीज का एबीसीडी आपको आता नहीं है, आपको उसको करने की जरूरत क्या, आपको उसको करने की जरूरत ही क्या थी। टू विच रतन टाटा जी को ये बात बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगी। उन्हें लगा कि यार ये मेरी नहीं और ये पूरे देश की बदनामी है कि क्योंकि इंडिया में मैंने एक इंडियन बॉर्न कंपनी खुली है और ऑटोमोबाइल्स की, और उसको ऐसा बोला जा रहा है। वो उसी मीटिंग से उड़ गए और उन्होंने बोला कि नहीं बेचूंगा, कोई बात नहीं, नहीं बेचूंगा। और वो खरीदने को तैयार था, फोर्ड फोर्ड खरीद रहा था, लेकिन कह रहा था हम आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं आपकी इस कंपनी को खरीद करके। वो उड़ गया, वो उड़ गए वहीं से ही रतन टाटा साहब। और कम 2008 आया, पूरे वैश्विक मंदी हो गई थी पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी भयंकर मंदी हुई थी, अमेरिका से आपको पता है शुरुआत हुई थी इस मंदी की। और फोर्ड बैठ गया उस समय। रतन टाटा जी ऑफर टू बाय फोर्ड, और वहीं का चेयरमैन ने बोला था आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं इसको खरीद करके। यानी ये कहानी ही यहां पर पलट गई। फिर इसी के तरीके से, और ऐसा सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। एक और आपको बताता हूं यहां पर किस्सा नंबर 2, ये नैनो का सिलसिला। मैंने कहा था ना ये इनकी सारी बातें ना ऐसी नहीं कि एक लाइन में खत्म कर दी जाए। किस्सा नंबर 2 है, जब इनको नैनो कार क्यों बनाई, कैसे बनाई थी रतन टाटा साहब ने। एक दिन ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे और मुंबई में बारिश बहुत होती है आपको पता है, तो बारिश में भीगते जाते जाते इन्होंने देखा अपनी गाड़ी, ये अपनी कंफर्टेबल गाड़ी पे थे, इन्होंने देखा कि एक स्कूटर के ऊपर 4 लोग, फैमिली के हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे भीगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं नैनो बनाऊंगा इस देश में। इन्होंने अपने इंजीनियर्स की टीम बनाई, बोले मुझे 1 लाख के अंदर मुझे कार बना के दो। इनके लोगों ने बोला संभव है सर, बोले रिसर्च करो और 1 लाख के अंदर मुझे कार बना करके दो। एंड दैट इज व्हेन टाटा नैनो वाज लॉन्च्ड। यानी कि उन लोगों का दर्द समझते थे कि जिनको जो समस्या है वो दर्द समझते थे, और तब वो उस चीज को लेकर के आते थे जो सबसे ज्यादा जरूरत हो। दुर्भाग्यवश वो टाटा नैनो जो है ये बहुत अच्छा नहीं कर पाई। सन 2020 में उसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। और उन्होंने ये बात बोली भी बाद में कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन बहुत खराब मार्केटिंग करी। उन्होंने बोला कि हमें इसको दुनिया की सबसे सस्ती कार नहीं बोलनी चाहिए थी, ये बात थोड़ी खराब हो गई। हमें इसको दुनिया की सबसे सस्ती कार नहीं, हमें इसको दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार के रूप में अगर हम इसको मार्केट करते तो ये कार हिट होती, और हमने इसको दुनिया की सबसे सस्ती कार बोल दिया। तो इससे स्टेटस, कार भारत में एक स्टेटस समझा जाता है और स्टेटस को सस्ता नहीं करा जा सकता। तो ये बात उन्होंने हमेशा मेंटेन करी कि हमसे ये गलती हुई है, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करते थे। फिर नेवरदलेस, फिर इसके बाद एक इसी के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है इनकी शादी का। तो प्रेम, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे जीवन में 86 साल की मेरी उम्र में मुझे 4 बार प्रेम हुआ, और चारों बार बात शादी तक पहुंची, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मेरी शादी नहीं हो पाती थी, और आज तक इनकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है, इनकी शादी नहीं हुई है। तो इनका सबसे फेमस किस्सा एक चीनी एक सबसे फेमस किस्सा 1960s का है। ये न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में इनको एक महिला से प्रेम होता है और बात शादी तक पहुंचती है। और ये जो है ये इंडिया आ जाते हैं बात शादी की और आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर पे बात करने के लिए। और जैसे ही आते हैं उसी समय इंडिया चाइना वॉर शुरू हो जाता है। अब वॉर के टाइम पर सारे रिसोर्सेज इधर की तरफ, प्लस जितनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी टाटाज ओन करते थे उस समय, मेजर इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील का बहुत काम होता है वॉर में, क्योंकि टैंक से लेकर के आपको बंदूकों से लेकर के हर चीज में आयरन और स्टील का जरूरत पड़ती है। तो अब प्रोडक्ट इनको फैक्ट्री के काम में तुरंत लगा दिया गया, इंडस्ट्री से काम में तुरंत लगा दिया गया, हैवी तरीके से इनको लगाया गया।
एंड दैट इज व्हेन इनको वहां, अब उस समय पत्र लिखन भी, उस समय कम्युनिकेशन इतने फास्ट नहीं होते थे कि इधर मोबाइल की और हो गया, मोबाइल्स थे नहीं उस समय। तो उस समय ये इनको यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जितना समय ये बोल के आए थे न्यूयॉर्क में कि मैं वापस आऊंगा, ये नहीं पहुंच पाए। और इस कारण जब ये वापस गए तो इन्होंने देखा कि जिनसे इन्होंने प्रेम किया था उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, क्योंकि ये उस समय तक आए ही नहीं थे, उन्हें लगा शायद ये कभी आएंगे ही नहीं। तो ये हार्ट ब्रेक की भी काफी सारी स्टोरीज हैं इनकी। तो बहुत ही उनका पूरा जीवन बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही रोमांचक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्सों से इनका भरा रहा पूरा का पूरा जीवन। और ऐसा है कि हमें हमेशा मोटिवेट करेगा। ये एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो बिजनेस को अलॉन्ग विद सोसाइटी मैनेज करते थे, यानी, और ये एक बहुत अच्छी आर्ट होती है किसी भी बिजनेसमैन की, कि आप सिर्फ एक कैपिटलिस्ट के माइंडसेट से चीजों को ना सोचें। आप बिजनेस जरूर करें, प्रॉफिट बहुत कमाएं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आपने जहां से चीजें आ रही हैं आप और ज्यादा से ज्यादा समाज को कैसे देंगे। तो वो इसका एक बहुत प्राइम उदाहरण ये है, कोविड के टाइम पर 500 करोड़ रुपए इन्होंने दान में दिए थे। ही डोनेटेड 500 करोड़ रुपीस। ऑल्सो जो टाटा सन्स के शेयर से जो उनको डिविडेंड आता था, तो डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। उसका 60 से 70% ये डोनेट कर दिया करते थे। तो और इनका मेन जो था, इनका एजुकेशन में, और एजुकेशन में डोनेट करना, हेल्थ केयर में डोनेट करना और एनिमल्स के लिए डोनेट करना, ये इनका मेन रहता था, जहां जहां ये डोनेट करते थे। फिर ये एक एरो शो चल रहा था एक बार बेंगलुरु में। तो एरो शो चल रहा था, तो उसमें अब ये, अच्छा, एक आध मैंने आपको बात बताई, ये एक पायलट भी थे। तो सर रतन टाटा एक पायलट भी थे। और जब एरो शो चल रहा था तो उसमें, एरो शो में क्या होता है, पूरे दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने, चाहे वो डिफेंस की हो चाहे वो सिविल की हो, वो अपने इक्विपमेंट्स लेके आती हैं, अपने प्लेन्स लेके आती हैं। तो उसमें प्लेन का भी F-16 यूएस का फाइटर प्लेन है, बहुत ही तगड़ा। इन्होंने पाकिस्तान को भी गिफ्ट किया यूएसए ने F-16। तो जब वो शो चल रहा था तो वहां पर F-16 भी करतब दिखा रहा था। तो उसी F-16 में बाद में रतन टाटा भी बैठे, और ये भारत के पहले सिविलियन हुए जिन्होंने F-16 को चलाया, को पायलट किया था। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें रतन टाटा जो है ये को पायलट करने जा रहे हैं, यूएस के इस फाइटर जेट को पायलट कर रहे हैं। अच्छा, इनकी कंपनीज की बात करें तो आप सुबह से लेकर शाम तक टाटाज में ही खोए रहते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक टाटाज का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं से भी लेंगे, चाहे आप देखिए, आपने देखा होगा, आपने टाटा, आप अभी टाटा स्काई भी आता था, अब तो बंद हो गया। तो ये लोन की हो जाती थी, सारी फाइनेंस की हो जाती थी ये। देन आपका ये टाटा कैपिटल, टाटा AIG, देन ऑटोमोबाइल्स में इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर, जिसको JLR बोलते हैं, इसका अधिग्रहण करा हुआ था इन्होंने। टाटा मोटर्स है ही इनका। इसके बाद में टेलीकॉम एंड मीडिया में इनका ये टाटा कम्युनिकेशंस हो गया। देन आप यहां पर देखिए, ये तो खूब यूज करते होंगे, टाइटन की घड़ी किसी ना किसी के पास जरूर होगी, नहीं तो आपने किसी अपने फादर को गिफ्ट करी होगी, मदर को गिफ्ट करी होगी। तो तनिष्क की ज्वेलरी चेन है। फास्ट ट्रैक जो है, देन वेस्ट साइड फैशन स्टोर है कपड़ों का। तनायरा, तनिष्क का ही, जहां पे साड़ियां रहती हैं लेडीज के लिए, तनायरा, ये आ गया। देन टाटा नमक हर इंसान ने खाया हुआ है, स्टारबक्स, टाटा टी, टेटली, टाटा संपूर्ण, ये सब इनका था। देन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बात करें तो TCS पूरा इनका है। देन TCS आयोन, जहां सब लोग, आप लोग पेपर देने जाते हैं तो वो जो पूरा सेटअप है ना, पूरा जो लैबोरेटरी, मतलब फिजिकल सेटअप नहीं, जो पूरा पीछे का बैकएंड सेटअप है, वो पूरा TCS द्वारा बनाया गया है। TCS आयोन है वो। तो होटल में बात करें, ताज, विवांता, ये सब कुछ इनका है। तो ये इतनी 150 कंपनियों के मालिक थे ये। सन 2012 में ये एक्ट, क्योंकि 75 वर्ष के हो चुके थे, तो सन 2012 में क्या किया गया, ये एक्टिव चेयरमैनशिप से हट गए, और इसके बाद ये ऑनररी चेयरमैन थे। मतलब कि आपको चेयरमैन की डे टू डे ड्यूटीज नहीं निभानी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि आपने इतना कुछ किया है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी आपको चेयरमैन का पद देके रखना चाहती है। ऑनररी चेयरमैन मतलब एक इज्जत के लिए, एक आप, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड हैं, इसके लिए आपको एक पद देके रखना चाहती है। हालांकि आप डे टू डे फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ये रहता है। तो अच्छा, इनकी कंपनीज की बात करें तो इसमें सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनी जो है, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 15 लाख करोड़। टाटा मोटर्स इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है। मतलब एक टाटा, जितनी बड़ी टाटा मोटर्स कंपनी है, उसमें 5 ऐसी कंपनी रख दीजिए, तब वो एक TCS के बराबर होंगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये 10 कंपनियां एक तरफ और TCS अकेली एक तरफ, ये इनकी सारी कंपनीज हैं ये। तो उनके कुछ, हमें सेशन को एंड करने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले, इनकी कुछ बहुत फेमस बातें हम एक बार दोहराना चाहेंगे। बहुत ही प्यारे कोट्स लगते हैं मुझे पर्सनली। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। बहुत ही खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन और भी अच्छी है, ये पर्सनली एज ए यूट्यूबर तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि आप जानते हैं एज ए यूट्यूबर आप बहुत सारे, आपको तारीफें भी बहुत मिलती हैं, एंड फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म भी आपको मिलता है।
तो आपको दोनों ही लेने होते हैं। तो इन्होंने एक बात बोली थी, लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कीजिए। यानी कि आप दूसरे के जो नेगेटिविटी है उसको भी लीजिए अपने पास में और उससे भी देखिए कि आप उससे क्या बेहतर चीज कर सकते हैं आप। तो इसके बाद देखिएगा, ये देखिए, ये इनकी पॉजिटिविटी दिखाता है, ये इनकी सोच दिखाता है, ये इनकी दृढ़ क्षमता दिखाता है, कितने दृढ़ संकल्प है। तो रतन टाटा साहब ने बोला था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं निर्णय लेता हूं और उसके बाद पूरी जान लगा देता हूं और उसको सही प्रूव करता हूं। तो ये भी बालाएं जिनकी, ये इनका दृढ़ संकल्प दिखाता है। आज भी मैं बोलता हूं तो मेरे गूज़बम्प्स आते हैं, इतने क्या प्यारी शख्सियत। इसके बाद धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे ही सफलता की आधारशिला है। माने उन्हीं के ऊपर सफलता खड़ी करी जाती है। तो कोई भी चुनौती आए उसका धैर्य और दृढ़ता से सामना करें, परेशान ना हो। तो ये नींव सर रतन टाटा तो हमारे बीच नहीं रहे अब, लेकिन सर रतन टाटा की ये सारी बातें हमेशा के लिए हमारे बीच रहेंगी और हमेशा ही हमें, हमारे लिए ये प्रेरणादायक रहेंगी। हम रतन टाटा जी के लिए एक ही शब्द कहना चाहेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।